राखी ये सिर्फ एक धागा नहीं है, बल्कि सुरक्षा और स्नेह का प्रतीक है। हम सब जानते हैं। लेकिन आज हम राखी से जुड़ी एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जिसमें एक ऐसा मोड़ है जो शायद आपको चौंका दे। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। देखिए, यहाँ पर दो बातें हैं। एक तरफ तो वो जानी मानी कहानी है जो हम सबने सुनी है, और दूसरी तरफ एक ऐसा दावा है जो उस कहानी पर ही सवालिया निशान लगा देता है, बिल्कुल उल्टा। हाँ, तो कहानी तो हम सबने सुनी ही है ना, कि मेवाड़ की रानी थी, रानी कर्णावती। और जब उन पर मुसीबत आई तो उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को एक राखी भेजी, उन्हें अपना भाई बनाया और मदद मांगी अपने राज्य को बचाने के लिए। लेकिन अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, एक ऐसा नजरिया जो इस पूरी कहानी को ही पलट कर रख देता है। देखिए, ये जो पूरा विश्लेषण है ना, ये एक सोर्स पर आधारित है, और वो सोर्स एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करता है। ये सोर्स तो साफ साफ कहता है कि हुमायूं की मदद करने वाली बात वो महज एक कहानी है, झूठी। असलियत इसके मुताबिक कहीं ज्यादा पेचीदा और दर्दनाक थी। अच्छा, तो इस दावे को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस वक्त मेवाड़ में चल क्या रहा था, वहां के राजनीतिक हालात कैसे थे, ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, कैसे कुछ ही सालों में एक के बाद एक चीजें हुई जिसने मेवाड़ को अंदर से खोखला कर दिया। पहले राणा सांगा की हार, फिर उनकी मौत, बाबर की मौत के बाद हुमायूं का आना, और फिर मेवाड़ में एक अयोग्य राजा का गद्दी पर बैठना। इन सब ने मेवाड़ को बहुत बहुत कमजोर कर दिया था। और इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठा था गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह। उसने मौका देखा और हमला कर दिया। रानी कर्णावती के अपने ही सरदार उनसे नाराज थे। मतलब मेवाड़ बिल्कुल अकेला पड़ गया था और एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना कर रहा था। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा विवादित है। राखी भेजने के बाद असल में हुआ क्या? स्रोत के मुताबिक रानी कर्णावती का ये कदम सिर्फ भावुक नहीं था, बल्कि एक बहुत सोचा समझा राजनीतिक दाव था। उन्होंने हुमायूं को राखी इसलिए भेजी क्योंकि वो जानती थीं कि हुमायूं भी बहादुर शाह का दुश्मन है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लेकिन यहीं पर कहानी एक डरावना मोड़ लेती है। सोर्स का आरोप है कि हुमायूं ने जब मदद की गुहार सुनी तो उसने बहादुर शाह को रोकने की जगह ये सोचा कि दोनों का मकसद तो एक ही है, और उसने अपनी सेना वहीं रोक दी। और ये देरी कोई छोटी मोटी नहीं थी, पूरे 2 महीने। सोर्स कहता है कि हुमायूं ग्वालियर में जश्न मनाता रहा और यहाँ चित्तौड़गढ़ दुश्मन की सेना से घिरा हुआ जल रहा था। ये कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक सोचा समझा इंतजार था। जब मदद की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, तो चित्तौड़ के लोगों ने वो फैसला किया जिसके बारे में सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रानी ने अपने नाराज सरदारों को एक खत लिखा, एक ऐसा खत जिसने उन सभी को वापस अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने पर मजबूर कर दिया। वो जानते थे कि वो जीत नहीं सकते, पर वो अपनी धरती के लिए मरने को तैयार थे। और फिर वो दिन आया, 8 मार्च 1535। पुरुषों ने केसरिया बाना पहना और साका किया, यानी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए किले से बाहर निकल गए। और किले के अंदर रानी कर्णावती के नेतृत्व में महिलाओं ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर किया। सोर्स के मुताबिक ये संख्या कोई छोटी मोटी नहीं थी। रानी के साथ 13,000 महिलाओं ने आग में कूदकर अपनी जान दे दी, और इस त्रासदी में 3,000 मासूम बच्चों की भी जान चली गई। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस सोर्स का असली तर्क तो इसके बाद की घटनाओं में छिपा है। जब चित्तौड़ तबाह हो गया और बहादुर शाह की सेना भी कमजोर पड़ गई, तब हुमायूं ने हमला किया। किस पर? बहादुर शाह पर, ताकि वो मेवाड़ पर खुद कब्जा कर सके। सोर्स का यही तर्क है कि हुमायूं का मकसद मदद करना था ही नहीं, बल्कि मौके का फायदा उठाना था। हालांकि बाद में राजपूतों ने मेवाड़ वापस जीत लिया था, पर हमें पढ़ाया क्या जाता है? हुमायूं की मदद की कहानी। तो आखिर में एक सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर कैसे कुछ कहानियां इतिहास का हिस्सा बन जाती हैं और कुछ भुला दी जाती हैं, और ऐसा होता क्यों है?